हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन सेशन में स्वागत है। जैसा कि एसएससी जीडी की वैकेंसी की नोटिफिकेशन आ गई है और अप्रॉक्स 56,000 वैकेंसीज़ के लिए नोटिफिकेशन है और पेपर मार्च में होने की संभावनाएं बताई गई हैं। फॉर्म जो है दिसंबर से या जनवरी से अप्लाई कराया जाएगा। तो मुझे लगता है कि अब वो समय आ गया है कि आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और कुछ बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर वैकेंसीज बहुत लेट आ रही हैं और लगातार संख्या बढ़ती जा रही है, तो हमारा लोगों का क्या होगा। बेटा, जो नए बच्चे कंपटीशन में आते हैं वो पुराने बच्चों को तभी बीट कर पाएंगे, तभी आगे निकल पाएंगे जब पुराने बच्चे नहीं पढ़ेंगे। जो बच्चे 1 साल 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं और नया बच्चा जो 1.5-2 महीने से तैयारी कर रहा है वो आपको बीट नहीं कर सकता अगर आपने 1.5 महीने 1.5 साल अच्छे से पढ़ाई की है। कंपटीशन का दौर है, ये तो आप जानते हैं। कंपटीशन एक चरम पे है इस समय। तो ये तो मैं कहूँगा कि प्रभाव तो पड़ता ही है नए बच्चों के आने से, बट अगर ये कहा जाए कि वो आपको बीट करके नौकरी ले लेंगे तो वो तभी ले पाएंगे जब आपसे 3 गुना ज़्यादा मेहनत करेंगे तब। क्योंकि आपने 1.5 साल अगर पढ़ाई की है, 2 साल अगर पढ़ाई की है, 3 साल अगर पढ़ाई की है तो वो पढ़ाई वेस्ट नहीं जाती। वो आपका अनुभव है, उस अनुभव से आपने बहुत कुछ कमाया है, तो वो पढ़ाई आपकी वेस्ट नहीं जाएगी। आप कभी भी परेशान मत हुआ करो कि नए बच्चों के आने से आप बाहर हो जाओगे। बस आपको इस बात पे ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि आपको लगातार लगे रहना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। ये नहीं सोचना है कि सर वो संख्या आ रही, वो इतने नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हाई स्कूल पास किए और इंटर पास किए और कंपटीशन में आ गए, तो वो आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। नए बच्चे आपके ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकते। आप 3 साल से अगर तैयारी कर रहे हो तो आप उनसे बेटर होगे अगर आपने अच्छे से और मेहनत से पढ़ाई की है। तो आप डिप्रेशन में नहीं जाओ, आप अपने आप को रेगुलरिटी में रखो, मेंटेन रखो, कंटिन्यू मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। 10 का डोज चल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, लगातार लगे रहो। सिलेक्शन होगा, ये हमारी गारंटी है। मैथ और रीजनिंग से मैं सिलेक्शन आपको कराऊंगा। मैथ और रीजनिंग में आपको क्वेश्चंस नहीं रुकने वाले। मैं पूरा जितना भी पेपर क्वेश्चंस पूछता है मैं एक एक क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करा दूंगा, फिर मैं देखता हूँ कि आपका क्वेश्चंस कैसे फंसता है। तो जैसे जो बच्चे परेशान, मैं उनके लिए एक छोटी सी बात कहता हूँ, कंपटीशन के चक्कर में डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि कंपटीशन के चक्कर में डिप्रेशन में ना जाएं, क्योंकि बाजार में नई मूंगफली के आने पर बादाम के दाम कम नहीं हुआ करते। बाजार में नई मूंगफली आने से बादाम के दाम कम नहीं हुआ करते। इसलिए कंपटीशन के चक्कर में डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर बाजार में मूंगफली आ गई तो क्या बादाम अपना रेट डाउन कर देता है? क्या नहीं करता ना। वैसे ही क्या जब कंपटीशन में नए छात्र आ गए हैं तो क्या आपको नौकरी पाने से वो रोक लेंगे? क्या पहले आपने जो 3 साल की कठोर और संघर्ष मेहनत किया है, सबसे पहले आपको सफलता मिलेगी, उसके बाद उन बच्चों को सफलता मिलेगी जो नए आ रहे हैं। क्योंकि वो ऐसा नहीं कि नए बच्चों को सफलता नहीं मिल सकती, उनको भी मिलेगी अगर उन्होंने आपके साथ मुकाबला कर लिया, अगर उन्होंने आपको टक्कर दे दिया, अगर उन्होंने अच्छे से मेहनत कर ली और आपको टक्कर दे दिया तो वो नौकरी पा सकते हैं। तो कंपटीशन है, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। डिप्रेशन से बच के रहना और अपने आप को मजबूत बनाना है। और कंपटीशन के इस दौर में हम लोग थोड़ा तो परेशान होते ही होते हैं, क्योंकि सर अभी तक जॉब नहीं मिली। बिल्कुल बेटा, हम जानते हैं, आपकी समस्याओं को समझते हैं। जॉब मिलेगी, आप निरंतर मेहनत करते रहो, लगातार पढ़ते रहो, नौकरी तो आएगी और मिलेगी भी। गारंटी मेरी है कि आपको जॉब पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो जितने भी नए और पुराने बच्चे हैं वो लगातार लगे रहें, 10 का डोज रोज़ सुबह लेते रहें। ये बहुत प्रॉफिटेबल होगा, आपके आने वाले जितने भी पेपर 100% प्रॉफिटेबल होगा। यहाँ से आपको लाभ जरूर मिलेगा, ये आप विश्वास रखिए। पहला प्रश्न है, ये प्रश्न MTS का है, MTS 2022 के पेपर का है। अभी हम लोग 2022 के पेपर ही डिस्कस कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है।
कह रहा यदि एक त्रिभुज की 3 भुजाएं 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर और 29 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। भैया त्रिभुज की 3 भुजाएं, एक ए होती है, एक बी होती है, एक सी होती है। एक 21 सेंटीमीटर की, एक 20 सेंटीमीटर की, एक 29 सेंटीमीटर की है। भैया जब हम इन भुजाओं को देखते हैं तो मेरा माइंड सिर्फ एक बात पे जाता है कि ये जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल का ट्रिपलेट है। राइट एंगल ट्रायंगल का क्या है? ट्रिपलेट है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, समकोण त्रिभुज है या नहीं? जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होगा तब ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होगा तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। और कुछ ट्रायंगल के मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होते हैं जो हमारे माइंड में सेट होने चाहिए, वो हमने ट्रायंगल क्लास में पढ़ाया, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो ये 21, 20, 29 ये ट्रिपलेट है और जब ट्रिपलेट है तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल जब बन जाएगा तो आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये आपका 29 होगा, ये 20 होगा और ये 21 होगा। ये आपका आधार है, ये आपका लंब है और ये आपका कण है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का जब भी एरिया निकालना हो, ट्रायंगल का एरिया निकालना हो तब लगाते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है इसका? 20 है और परपेंडिकुलर लंब को ऊंचाई कहते हैं, ये कितना है? 21 है। ये इससे कटेगा 10 आएगा और 10 का 21 में गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 210 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? 210 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। भैया अगर ट्रिपलेट याद होगा तो प्रश्न आप बहुत आसानी से पेपर में लगा सकते हो। तो आपको सबसे पहले ट्रिपलेट के ऊपर थोड़ा सा काम करना होगा। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट होते हैं जो याद करने होते हैं और कुछ ऐसे ट्रिपलेट होते हैं जिनको ट्रिपलेट से ही बनाया जाता है। ये सारी चीज़ें हमने ट्रायंगल की क्लास में आपको सिखाया है, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अगला प्रश्न लिया जाए, आइए। कह रहा है एक खाली टंकी को नल ए अकेले 6 घंटे में भर सकता है। एक खाली टंकी है, उसको नल ए अकेले 6 घंटे में भर सकता है। ए अकेले कितने घंटे में भर सकता है? 6 घंटे में भर सकता है। उसी भरी टंकी को नल बी अकेले 8 घंटे में खाली कर सकता है। और जब टंकी भर जाए तो उसको बी अकेले कितने घंटे में खाली कर सकता है? 8 घंटे में। मतलब नल ए जो है वो भरता है और नल बी जो है वो खाली करने का काम करता है। अब समझिएगा, एक नल ए है ये 6 है और ये नल बी है जो ये 8 घंटे में खाली करता है। नल ए जो है टंकी को 6 घंटे में भरता है और नल बी जो है टंकी को 8 घंटे में खाली करता है। ये खाली करने का काम करता है माइनस, ये भरने का काम करता है प्लस। इन दोनों का एलसीएम ले लो तो पता चल जाएगा कि टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 48 लीटर की टंकी है। मतलब टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 48 लीटर की है। 6 8 48। नल ए 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरता है। नल ए 1 घंटे में 8 लीटर पानी भरता है तो 6 घंटे में 48 लीटर पानी भर देगा। तो मतलब नल ए की जो कैपेसिटी आ गई वो कितनी आ गई? 8 लीटर प्रति आवर की कैपेसिटी आ गई। 8 × 48। नल बी जो है वो 1 घंटे में 6 लीटर पानी निकालता है, खाली करने का काम करता है। तो 8 घंटे में टंकी को खाली कर देगा। 8 × 48 मतलब नल बी की कैपेसिटी कितनी आ गई? 6 आ गई। अब समझिएगा आगे क्या कह रहा है। कह रहा है यदि उन्हें ए से शुरू करते हुए वैकल्पिक घंटों में खोला जाता है, मतलब सबसे पहले नल ए को खोला जाए फिर नल बी को खोला जाए, तो टैंक पहली बार कितने समय में भरेगा? तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा? ये काम कह रहा है। टैंक कितने लीटर का है? 48 लीटर का। वैकल्पिक का मतलब होता है एक के बाद एक। सबसे पहले नल ए आएगा, वो टंकी को भरेगा, फिर नल बी क्या करेगा? खाली करेगा, फिर नल ए आएगा, फिर टंकी को भरेगा, फिर नल बी आएगा, टंकी को खाली करेगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक टंकी पूरी तरीके से भर नहीं जाती। जब टंकी भर जाएगी तो ये प्रोसेस बंद हो जाएगा। ठीक, अब समझिएगा, हमने कहा एक नल ए है और एक नल बी है। यहाँ पे लिखना काम कि वो क्या, यहाँ पे लिखना डे,
डे की बात तो की नहीं, आवर की बात की, तो यहाँ पे सीधे आवर लिखो और यहाँ पे लिखो वर्क, कितना काम करते हैं। ठीक, अब समझिएगा, नल ए आया, 1 घंटे टंकी को कितना लीटर भरा, 8 लीटर भर दिया। जितनी कैपेसिटी होगी 1 घंटे में उतना ही तो काम करेगा। नल ए आया, 1 घंटे में 8 लीटर टंकी को भर दिया। फिर दोबारा नल बी आया, 1 घंटा उसने काम किया और 6 लीटर टंकी को क्या कर दिया, खाली कर दिया। क्योंकि नल ए भरने का काम करता है और नल बी खाली करने का काम करता है। तो अगर बात किया जाए कि 2 घंटे में टोटल काम कितना हुआ, तो 2 लीटर टंकी भरी 2 घंटे में ना। भैया पहले घंटे में नल ए आया, उसने टंकी में 8 लीटर पानी भर दिया, और दूसरे घंटे में, अगले घंटे में बी आ गया, उसने टंकी को 6 लीटर खाली कर दिया। तो 2 घंटे में काम क्या हुआ, 2 लीटर टंकी भरी। तो 2 घंटे में कितना काम हुआ, 2 लीटर टंकी भर गई। टंकी है कितने लीटर की, 48 लीटर की है। तो हमें पूरी टंकी को क्या करना है, भरना है। कितना समय लगेगा, टंकी को भरना ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करो कि टंकी की कैपेसिटी तक पहुंच जाओ। 24 दूना 48, जब 24 से इधर गुणा किए तो 24 से इधर भी गुणा करोगे, 24 दूना 48, 48 घंटे में 48 लीटर टंकी भरेगी। तो आपको यही बताना है, तो टैंक पहली बार कितने समय में भर जाएगा, 48 घंटे में भर जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। ये भी एमटीएस 2022 के पेपर का है। अभी आज जितने भी प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं सब एमटीएस 2022 के पेपर के हैं। जितने भी प्रश्न आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सभी प्रश्न एमटीएस 2022 के पेपर के। बताइए कुछ समझ में ना आया हो तो बोलिए। भैया ये काम आपको कराना होगा, इस काम को सबसे मेन रखिएगा। यही है कि 1 घंटे में ए ने 8 लीटर भरा, बी ने 1 घंटे में 6 लीटर खाली कर दिया। तो 2 घंटे में जो काम हुआ वो 2 लीटर हुआ। काम कितना है, 48 लीटर भरना है। तो 24 दूना 48, 48 लीटर तो भर गया। तो 24 से हावर में भी गुणा करोगे तो 48 घंटे में 48 लीटर टंकी भर जाएगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आगे बढ़ें, समझते चलिएगा सभी लोग। ये वाला पढ़िए जल्दी से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है और चक्रवृद्धि ब्याज के मामले में ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, तो 5,000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। जब 2 वर्षों में सीआई और एसआई का डिफरेंस बताना हो, 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताना हो, तो फॉर्मूला लगाते हैं डी बराबर पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगाते हैं। डी यहाँ जो होता है वो होता है सी आई माइनस एस आई, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। जो आपसे पूछता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा, तो डी यहाँ पे होता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये फार्मूला आप तभी लगाओगे जब 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया हो या अंतर पूछा गया हो, कुछ भी हो, लेकिन 2 वर्ष आना चाहिए। जब 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा गया हो या 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया हो तो रेट पूछ लेगा। जब रेट दिया गया होगा, अंतर दिया गया होगा तो प्रिंसिपल पूछ लेगा। ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक। तो इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अब समझिएगा। तो जो जो दिया गया उसकी वैल्यू पुट कर दो। हमें डी निकालना है, अंतर तो निकालना है। प्रिंसिपल दिया गया कितना, 5,000 रुपये। रेट दिया गया 5%, तो 5 का स्क्वायर कितना, 25 बटे में 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुणे 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 25 पंचे 125 बटे में 10, तो 12.5 रुपये आ जाएगा। ये देखिए ऑप्शन में है। तो जो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 2 वर्ष का अंतर आएगा वो कितना आएगा, 12.5 रुपये आएगा। सबसे सॉलिड मेथड और सबसे आसान मेथड यही है। जब 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना हो तो इससे अच्छा मेथड कोई नहीं। इस फार्मूले को याद रखिएगा, डी बराबर पी आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक। बताओ कोई डाउट है? चलिए, 2 वर्ष लिखा होना बहुत जरूरी है, तभी ये फॉर्मूला लगाना। 2 वर्ष लिखा होना चाहिए,
चलिए आगे बढ़ें। आइए, कह रहा राहुल ने 56,500 रुपये में 120 टेबल खरीदा। ठीक है, 120 टेबल कितने रुपए में खरीदा? 56,500 रुपये में खरीदा। ठीक, यदि उन टेबलों में से 70 टेबल का औसत मूल्य 450 रुपया है तो शेष 50 टेबल का औसत मूल्य क्या होगा? आपको 70 टेबल का औसत मूल्य दिया गया है। औसत मूल्य का मतलब होता है एक एक टेबल का मूल्य। तो 70 टेबल का औसत मूल्य 450 रुपया है। अगर हम बात करें कि 70 टेबल का टोटल मूल्य कितना है, तो 70 से 450 में मल्टीप्लाई करना होगा। तो 70 से जब 450 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जीरो लगा देना। 7 पचे 35 का 5 हाथ से लगेगा 3, 7 चौको 28, 3 11। तो ये जो मूल्य आएगा ये 70 टेबल का आएगा। अगर अब हम 120 टेबल से 70 टेबल माइनस कर दें तो कितनी टेबल बचेंगी? 50 टेबल बचेंगी। और जब 120 टेबल के मूल्य से 70 टेबल के मूल्य को घटा देंगे तो 50 टेबल का मूल्य निकल आएगा। तो 50 टेबल का मूल्य आप निकाल लो, कितना आ गया? 25,000 रुपया आ गया। अब हमें एवरेज बताना है। एवरेज बताना है। एवरेज का मतलब होता है एक एक टेबल का मूल्य। यही तो कहा 50 टेबलों का औसत मूल्य क्या होगा। तो मतलब एक एक टेबल का मूल्य बताना है। अगर 50 टेबल का मूल्य इतना है तो एक टेबल का मूल्य कितना होगा? 50 से भाग कर दो तो एक टेबल का मूल्य कितना आ जाएगा? 500 रुपया। एक टेबल का मूल्य कितना आ गया? 500 रुपया। बताइए कोई डाउट है? भैया एवरेज का मतलब होता है कि वो एक एक टेबल का मूल्य पूछा है। यहाँ पे जैसे कहा कि 70 टेबल का औसत मूल्य 450 रुपया है। 70 टेबल का औसत मूल्य, औसत मूल्य का मतलब होता है एक टेबल का मूल्य 450 रुपया है। तो 70 में जब 450 का गुणा करोगे तो 70 टेबल का मूल्य निकल आएगा 31,500 रुपया। 120 टेबल का मूल्य 56,500 रुपया था। जब 120 टेबल से 70 टेबल को माइनस करोगे तो कितनी टेबल बचेंगी? 50 टेबल। जब 120 टेबल के मूल्य से 70 टेबल को मूल्य को माइनस कर दोगे तो 50 टेबल का मूल्य निकल आएगा। यहाँ से एक एक टेबल का मूल्य बताना था तो 50 से जब इसको भाग दे दोगे तो एक एक टेबल का मूल्य निकल आएगा। कितना? 500 रुपया। बताइए कोई डाउट है? सभी को बिल्कुल क्लियर हो रहा है? भैया कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो जल्दी से पूछ लीजिए। मतलब अगर 10 का डोज वाकई में आपके लिए लाभदायक है तो कमेंट जरूर करके बता दीजिए। अगर नहीं लाभदायक है तो मैं इसको यहीं पर ब्रेक कर दूं। अगर आपको लगता है कि इससे आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला है तो मैं भी मेहनत करना बंद कर दूं। और अगर आपको लगता है कि आपका प्रॉफिट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि प्रॉफिट है या नहीं है। अगर आपको फील हो रहा है प्रॉफिट है तब मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ। और अगर आपको नहीं लग रहा है कि आपके लिए प्रॉफिट है तो बता दीजिए, मैं इसको रोक देता हूँ। ठीक है, क्योंकि आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इतना ज़्यादा समय मेरे पास भी नहीं है। आइए फिर एक बात कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न, सारे प्रश्न MTS 2022 के पेपर के। कह रहा है यदि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया है। 2 वर्ष का जो SI है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज मीन्स सिंपल इंटरेस्ट कितना रुपया है? 1200 रुपया है। तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा ये आपसे पूछा है। भैया अब एक बात को समझिएगा, साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है। मतलब अगर पहले वर्ष साधारण ब्याज 120 रुपया मिला तो दूसरे वर्ष भी 120 मिलेगा, तीसरे वर्ष भी 120 मिलेगा, चौथे वर्ष भी 120 मिलेगा, पांचवें वर्ष भी 120 मिलेगा। एक पॉइंट लिखना इसके बाद, इसके नीचे कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है मीन्स साधारण ब्याज कभी बदलता नहीं किसी भी वर्ष में। अगर एक बार आपको साधारण ब्याज 200 रुपये मिला पहले साल में तो दूसरे साल भी 200 मिलेगा, तीसरे साल भी 200 मिलेगा। तो अगर यहाँ पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 600 रुपया हो जाएगा। अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपया है तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 रुपया हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है, ये देखिए कितना आसान प्रश्न है।
भैया 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना 600 रुपया। मीन्स 1 वर्ष में अगर 600 मिलता है तो 5 वर्षों तक 600 600 600 600 साधारण ब्याज मिलेगा, तो 5 वर्षों में कितना मिल जाएगा 3000 रुपया। ये देखिए ऑप्शन में है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है, इसको पॉइंट में डाल लीजिएगा सभी लोग, हाईलाइट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये सभी लोग बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में और फिर पूछते हैं सर जी 5 वर्ष का साधारण ब्याज पूछा था, 2 वर्ष का दिया था और कुछ दिया ही नहीं तो कैसे निकालें। तो देगा क्यों, क्योंकि उसको जब क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है कि साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 600 रुपया, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 रुपया। अगर कहता है 10 वर्ष का साधारण ब्याज बताओ, तो इसमें 10 से गुणा कर देते 6000 रुपया। साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष समान रहता है, तो उसमें कोई डाउट होने की जरूरत ही नहीं कि कैसे निकालोगे, बिल्कुल क्लियर है। चलें आगे बढ़ा जाए। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, एक पंक्ति में व्यवस्थित 5 संख्याओं का औसत इतना है, इनमें से पहली 2 संख्याओं का औसत इतना है और अंतिम 2 संख्याओं का औसत इतना है, पंक्ति के ठीक बीच की संख्या कौन सी है। देखिए 5 में जब 309 का गुणा करोगे तो आपको पांचों संख्याओं का योग पता हो जाएगा, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है एक संख्या जो है वो 309 है, तो 5 संख्याएं हैं। अगर एक संख्या 309 है तो 5 संख्याएं कितनी हो जाएंगी, टोटल 1545, ये आपका टोटल आ जाएगा। ये नंबर का जब भी एवरेज में गुणा करते हो तो तुम्हें टोटल मिलता है। एवरेज का मतलब होता है एक संख्या, 5 संख्याओं का औसत 309, मतलब एक संख्या 309 है, दूसरी 309 है, तीसरी 309 है, चौथी 309 है, पांचवी 309 है, तो पांचों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 1545। अब ये मत कहना कि सर जी तीनों संख्याएं समान हैं, एवरेज का मतलब समान होता है, वो हो या ना हो ये हमें भी नहीं पता, लेकिन एवरेज अगर कहा गया तो एवरेज का मतलब वो समान 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 कह सकते हो। ठीक, अब क्या कह रहा है, फिर एक बात कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 2 संख्याओं का औसत 431, तो इनका टोटल निकाल लो, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। अंतिम 2 संख्याओं का औसत 231.5, तो 2 पंची 10 का 0, उसको छोड़ दो, यहाँ से लगा 1, 2 एकम 2, 1 3, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अगर इसको जोड़ दे तो 4 संख्याओं का टोटल योग कितना आ जाएगा 1325 आ जाएगा। जब इसमें से 4 संख्याओं के योग को माइनस करोगे, जब 5 से 4 जाएगा तो एक संख्या बचेगी, तो एक संख्या निकाल लो यहाँ से, 5 से 5 जाएगा 0, 4 से 2 जाएगा 2, 5 से 3 जाएगा 2, तो 220 आपका आंसर आएगा। पंक्ति के ठीक बीच में कौन सी संख्या है, वो कौन सी संख्या है 220। अब समझिएगा, वो पंक्ति के ठीक की बीच की संख्या पूछे तब भी 220, वो कहता पंक्ति की पहली संख्या कौन सी तब भी 220, पंक्ति की अंतिम संख्या क्या है तब भी 220, पंक्ति की तीसरी संख्या क्या तब भी 220, पंक्ति की चौथी संख्या क्या तब भी 220। बस आप प्रोसेस यही लगाना, वो संख्या कोई भी पूछे आंसर आपका यही निकल के आएगा। ठीक, आगे बढ़ाया जाए, सुनते जाइएगा बस। आइए अगला प्रश्न, बस सुनते जाइए, आज बहुत ही लाजवाब प्रश्नों का कलेक्शन है। आज कह रहा वर्ष 2020 में एक शहर की जनसंख्या 2 लाख थी, जनसंख्या वृद्धि 9% है, तो 2022 में क्या होगी। देखिए 2020 में कितनी है 2 लाख है, आज शहर की जनसंख्या 2 लाख है, 2020 से क्या आ जाएगा 2021, और 2021 से क्या आ जाएगा 2022, और 2022 में जनसंख्या क्या होगी ये हमें बताना है। जनसंख्या वृद्धि कितना है 9%, 9% और 9%। जब भी वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ते हैं, और जब भी कमी होती है तो 100 में घटाते हैं। अगर आज आपके शहर की जनसंख्या 2 लाख है, पहले वर्ष 9% की वृद्धि तो 109/100, दूसरे वर्ष 9% की वृद्धि तो 109/100,
ये 2021 की वृद्धि हो गई, ये 2022 की वृद्धि हो गई। इसके बाद जो जनसंख्या आएगी वही 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या हो जाएगी। 2 2 4 2 2 4 0 काट देना, ठीक है। और ये 9 9 81 81 2 लास्ट में, अच्छा ऑप्शन में नहीं है, क्या हुआ? 2020 में एक शहर की जनसंख्या इतनी थी, जनसंख्या वृद्धि दर 9% वार्षिक है। वर्ष 2022 में उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी? अच्छा, सही तो है। कैलकुलेट करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। जैसे कैलकुलेट करके बताओ आप लोग, इसका आंसर कितना आ रहा है। कुछ लैंग्वेज इसकी मिसमैच हो रही है, लैंग्वेज इसलिए मिसमैच हो रही है। आप जैसे कैलकुलेट करके कमेंट करो पहले, फिर मैं बताता हूँ इसको। ज़रा से आप कैलकुलेट करके कमेंट करिए, फिर मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या आएगा। ऑप्शन में नहीं है ना, इसलिए आप जैसे एक बार कैलकुलेट करो, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, जो ऑप्शन है वो मैच नहीं कर रहा होगा, बिल्कुल नहीं मैच कर रहा होगा, कुछ मिस प्रिंट हुआ है। वैसे इसका जो आंसर आएगा आप बना लेना, क्वेश्चन सही है, ठीक है। आंसर मिस मैच हो रहा है, ठीक। आप कमेंट कर देना, आंसर जो आ रहा होगा आपको बना देना कैलकुलेट करके, बिल्कुल कैलकुलेट कर लीजिएगा, आंसर बताइएगा कितना आएगा, ठीक है। वही आंसर होगा जो आपका आएगा। अप्रॉक्स 2,37,620 आना चाहिए। 2,37,620 अगर आपका आंसर आ रहा है तो आंसर सही है, ठीक है। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहा कि एक शहर की जनसंख्या आज जो है 2 लाख है। पहले वर्ष 9% की वृद्धि तो 109/100 2021 में पहुंचे। 2020 से 2021 में पहुंचे तो 9% की वृद्धि। 2021 से जब 2022 में पहुंचेंगे तब 9% की वृद्धि। तो 2 वर्षों की टोटल वृद्धि के बाद जनसंख्या कितनी आ जाएगी? 2,37,620। चलिए आगे बढ़िए, सही है। वो कुछ ऑप्शंस मिसमैच हैं। आइए, कह रहा यदि एक ईंट की माप इतने सेंटीमीटर है तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची, 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? ईंट हमेशा कैसी होती है? क्यूबाइड के आकार की होती है, घनाभ के आकार की ईंट होती है, ठीक है। अब समझिएगा। और जो दीवार बनती है वो भी घनाभ के आकार की बनती है, और जो ईंट होती है वो भी घनाभ के आकार की होती है। तो ईंटों की संख्या निकालना है। ईंट की संख्या बराबर होता है दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन, ईंट का आयतन। अब यहाँ पे जो आयतन लगाओगे वो आप घनाभ का आयतन लगाओगे, क्योंकि दीवार भी घनाभ के आकार की होती है और ईंट भी घनाभ के आकार का होता है। तो घनाभ का जो आयतन होता है वो क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच, L इंटू बी इंटू एच। तो LBH आप दीवार का आयतन भी लगाना और ईंट का आयतन भी आप LBH लगाना, ठीक। चलिए अब समझिएगा। तो ऊपर जब आप LBH लगाओगे दीवार के आयतन में, तो दीवार की लंबाई कितनी है? दीवार कहाँ गई? ये देखिए, दीवार बनाने के लिए तो 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची, 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार, मतलब दीवार की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यही है। अब 21 मीटर लंबी है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुणा कर दो। 21 मीटर है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। ये लंबाई हुआ, गुणे चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है? 12 मीटर, तो 12 गुणे 100, मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, 36 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर में दिया गया तो इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, सब कुछ सेंटीमीटर में लिख लिया गया। बटे में ईंट का आयतन, ईंट देखिए 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। अब सब सेंटीमीटर में है, किसी को कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट कर लीजिए बस। 6 छांग 36, 6 तिरिक 18, 3 चौको 12, 4 सते 28, 7 तिरिक 21। तो 2 2 4, 4 जीरो लगा दो, मतलब 30,000 ईंटों की ज़रूरत होगी, 30,000 ईंटों की ज़रूरत होगी।
ये भी एक अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है, एमटीएस में ये प्रश्न पूछा गया। तो इस फॉर्मूले को ध्यान रखना, आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। हमेशा ईंट हो या दीवार हो वो घनाभ के आकार की ही होती है, तो आपको घनाभ का आयतन लगाना है। भैया आज बहुत सारे प्रश्न नहीं पढ़ा पाएंगे, थोड़ा सा हेल्थ इशू है, ये प्रश्न आप लगा के कमेंट करना, इसके आगे फिर हमारी आपकी कल मुलाकात होगी। इस प्रश्न को कमेंट जरूर करिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एमटीएस 2022 के पेपर में पूछा गया है। आगे हम कल पढ़ाते हैं हेल्थ ठीक होने पर ना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।